हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी का, और ये आपके सिलेबस का पेपर 6 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देख लेंगे। या तो एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन ही इस चैप्टर का रहता है। पहला क्वेश्चन हर साल बदल बदल के टॉपिक आते हैं, लेकिन आते ज़रूर है इस टॉपिक से। ठीक है, मतलब देखो, इस साल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वेश्चन आ गया, तो अगले साल राइबोसोम का आ जाएगा। आया तो इसी टॉपिक से ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग जो एग्ज़ाम में आपको लिखेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखना है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जितने लोगों को सेल का जो बेसिक होता है वो नहीं पता है, तो वो जान लो। सेल बायोलॉजी को डिफरेंट लैंग्वेज में साइटोलॉजी भी कहते हैं। ये तो चीज़ें बहुत इजी है। सेल बायोलॉजी हम नाम से समझ में आता होगा। सेल का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, तो सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, और बचपन से आप सुनने आ रहे होंगे कि सेल क्या है। सेल इज़ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखो, सेल इज़ रिगार्डेड एज द ट्रू एंड बायोलॉजिकल एटम। अच्छा, इसका लैटिन वर्ड में अगर इसका मतलब खोजने जाओगे, ठीक है, तो स्मॉल रूम होता है। स्मॉल रूम, जी हाँ, स्मॉल रूम। अब आते हैं सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो मतलब ही सेल होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए वो जो अंदर का भाग होता है, सेल के अंदर का भाग, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, biochemical point of view, physiological point of view and evolutionary point of view, genetical point of view, pathological point of view, developmental point of view। तो देखो, सेल के बारे में जब आप अध्ययन करते हो हर एस्पेक्ट से, ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही तो सेल बायोलॉजी कहलाता है। बचपन में अपने सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सेल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़, सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स, ये सब पढ़ा होगा। लेकिन अभी सेल, आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा से डिफिनीशन और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो ये डिफिनीशन अच्छे से आप ये वाला लिख के आएंगे एग्ज़ाम में। देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बार सेल के बारे में बताया किसने था? सबसे पहली बार तो इनको खोज करने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। रॉबर्ट हुक का नाम सुना होगा आपने। और इन्होंने टेक्सचर ऑफ ए फिश को लिया था, उसके बेसिस पे इन्होंने बताया था सेल। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनका जो सेल था ना, वो डेड था। और लिविंग सेल इन्होंने खोज नहीं करी थी। तो लिविंग सेल किसने खोज करी है? भैया इन्होंने खोज करी है। अगला नाम देखो, ए वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी। ठीक है, देखो, लिखो, यहाँ पर लिखा गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ए वॉन लीeuwenhoek ऑब्जर्व मेनी यूनिसेलुलर, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ऑब्जर्व किया। कौन कौन से, किसको ऑब्जर्व किया था? कुछ एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियाज प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, प्रोटोजोआ स्पर्म, बैक्टीरिया, आरबीसी, इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। और ये सारे क्वेश्चन आप आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? देखो, शुरुआत में खोज हुआ, दिन पे दिन डेवलपमेंट होते जाती है, और साइंटिस्ट लोग आते जाते हैं, चीज़ें धीरे धीरे खोज की जाती है। ठीक है, सबसे पहले सेल की खोजी, सेल के बाद लिविंग सेल की खोज हुई, लिविंग सेल के बाद न्यूक्लियस की खोज होती है, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो याद रखना, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी, लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की खोज करी, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब साइटोलॉजी जो है, यूँ तो इसकी डेवलपमेंट हर सेंचुरी में हो रही है, 18वीं सेंचुरी में भी हुई थी। लेकिन ये जो अपने पिक पे जब था, साइटोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया सेंचुरी जो माना जाता है, साइटोलॉजी इज़ द 19वीं सेंचुरी में ना, कंसिडर्ड एज द क्लासिकल एरा ऑफ साइटोलॉजी। 19वीं सेंचुरी को, ठीक है, 19वीं सेंचुरी समझ लेते हो ना, 1800 से लेकर के 1900 के बीच का जो समय होता है, तो वो 19वीं सेंचुरी होता है, और उसको क्लासिकल एरा ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, डन। अब सेल को आपने यहाँ पेपर में डिफाइन किया। ये तो एक अच्छा सा छोटा सा मीनिंग था, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे सेल का डिफिनीशन देखो।
cell was defined as the unit of biological activity delimited by a semi permeable membrane. अच्छा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ और नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग कह रहे हैं, और इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वही हम उसी का, देखो आप अगर सेल समझ जाएंगे ना, डेफिनेशन खुद से बनाओगे। सेल वाज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी डेलिमिटेड बाई ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। आप सभी जानते हैं सेल सेल्फ रिप्रोडक्शन करता है, सेल सेल्फ करता है ना भाई, हाँ। तो सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ मीडियम, ठीक है, इन अ मीडियम और अदर लिविंग सिस्टम। चलो ये ठीक है, ये डिफिनेशन 1963 में दिया गया था। आगे देखते हैं सेल को। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं अच्छा लग रहा है, बोला नहीं हमको नहीं वो याद करना, हमको दूसरा बता लो भाई। दूसरा, ए स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए मास ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाई ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सराउंडेड बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग नहीं लिखते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखोगे तो ये अपने आप में सेमी परमिएबल जो है ना, अपने आप में एक मीनिंग है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे इसको लिखना। तो सराउंडेड बाई ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सेल। बस अब मान लीजिए एग्जाम में आपको कोई डिफिनेशन याद नहीं है, फिर भी अगर कंसेप्ट समझा रहोगे तो खुद से लिखोगे। अब कुछ आते हैं जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल, छोटा सेल, ये सब देख लेते हैं, हो सके आपकी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो है ना, PPLO है, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, बड़ा बोल रहे हैं, सॉरी। दुनिया का सबसे छोटा PPLO है, PPLO, इसको माइकोप्लाज्म भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का अंडा, ये सबको पता होता है। वही बात हम लोग ह्यूमन को देखें, ह्यूमन को कंसीडर करें तो ह्यूमन का ऑब्वियसली बात है स्पर्म एंड ओवम, ओके भाई। और लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो वो नर्व सेल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सेल का डिवीज़न देख लेते हैं जल्दी से। सेल को आप बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं बचपन से, सेल आर ऑफ टू टाइप्स, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स मतलब जितने भी वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, यूनि मतलब वन और सेलुलर एक सेल, ठीक है। तो एक सेल से जो बन के मिल के बने हुए होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो सारे यूनिसेलुलर के कैटेगरीज में आ जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, आर्किया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, हमारा आज टॉपिक ये है नहीं, बस आपको एक बेसिक सा फंडामेंटल और क्लासिफिकेशन में दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ओके। और दूसरा टाइप कौन सा है, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के भी फर्दर डिवीज़न है, क्या क्या, तो एक है फंगी, ठीक है, दूसरा प्रोटिस्टा, और प्लांट सेल, जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं धरती पे, और हम लोग एनिमल सेल, हम लोग का जो सेल होता है जितने भी हैं, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, सबका सेल एनिमल सेल मतलब। आगे देखते हैं। अच्छा, सेल, ह्यूमन बॉडी में सेल कितने टाइप के होते हैं? यूँ तो दो ही टाइप के होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल को जर्म सेल भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। दो मेजर टाइप के सेल हैं ह्यूमन बॉडी में। अब उसी को तोड़ के अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टेम सेल, स्टेम सेल होता है बोन में पाने वाला, बोन सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, फैट सेल, नर्व सेल, सेक्स सेल, जिसको जर्म सेल भी कह सकते हो, इंडोथीलियल सेल, पैनक्रियाटिक सेल, समझ रहे हो ना, क्या कैंसर सेल, साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ से आप देख लेना, यहीं तक है। उसके बाद ये सब जो साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम लिखा हुआ है, ये डायग्राम का लिखा है, ठीक है। तो जगह यहाँ पर अब लोग यहाँ तक ही है, जगह की कमी के कारण मैंने ऐसा किया है, और वो मैं अपने नोट्स में ऐसे कर देता हूँ। वो मेरा नोट्स है ना, हम जितना कम में बने उतना मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा पेजेस में हमको लिखना अच्छा लगता ही नहीं। अब आते हैं, हम बात करते हैं सेल के शेप के आधार पे। सेल का भी डिवीज़न होता है, और शेप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सेल कैन बी डिवाइडेड इन 4 मेजर ग्रुप: पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, नर्व सेल, ठीक है, मसल सेल।
और आरबीसी, 5 टाइप्स। तो ये सब आप देख सकते हैं, और सबके फंक्शन मैंने लिख रखे हैं रेड कलर में कि पैरेन्काइमा स्टोरेज के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्क्लेरेन्काइमा, नर्व सेल आप जानते हैं नर्व नाम है इसका, समझ रहे हो, आरबीसी ऑक्सीजन, और मसल सेल्स मूवमेंट्स के लिए। ये सारे फंक्शंस लिख रखे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप बताना, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। फिलहाल के लिए आप बस इसका डिवीज़न ही देख लो। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा आ जाते हैं, फंगी आ जाते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। छोटा सा मैं इसका एक आउटलाइन देना चाहूँगा। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल होते हैं ये सभी, ठीक है। और आप जो इंसान हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी मल्टी सेलुलर हैं। एक सेल से तो आपकी बॉडी बनी है नहीं, और आप लोग एनिमल सेल के कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो ये बताओ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस तो होती होगी। जी हाँ, डिफरेंसेस होती है। प्लांट सेल में कुछ चीज़ें कॉमन पाई जाएगी एनिमल सेल में, ठीक है। जैसे कि एनिमल सेल में भी वो है, प्लांट सेल में भी वो है। कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, बीच में जो देख रहे हो वो सारे के सारे कॉमन है। प्लांट सेल में भी खुद का डीएनए होता है, एनिमल सेल में भी उसका खुद का डीएनए होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो बीच में लिखी गई है ना, वो प्लांट सेल में भी पाई जाएगी और एनिमल सेल में भी पाई जाएगी। ओके, डन। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल में ही होता है। ओके, और क्या डिफरेंसेस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में? सेल वॉल तो एक बेसिक चीज़ें हैं, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये वाला लाइन, न्यूक्लियस जो होता है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड में रहता है, ठीक है, एक साइड में रहता है। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बीचों बीच रहता है, सेंटर में रहता है, ठीक है। और प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स, वो लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। एनिमल का छोटा होगा। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम एंड पाए जाते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। चलो भाई, ये सारी चीज़। और ये थोड़ा सा बैक्टीरिया का मैंने दिखाया है, डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। टेंशन ना लें, आपको डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जान रहा हूँ बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप ये डायग्राम मैंने गूगल से ही बनाया था, तो आप लोग भी सर्च कर लेना, बन जाएगा आपका डायग्राम, ठीक है। जैसे कि ये फ्लैजिला है, आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है एक सेल के अंदर, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पे देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, पिली। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले आपको सेल स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन या डिवीज़न करने आना चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी मैंने बेसिक भी पढ़ाई है, मतलब लिखी है, और उसी को एक्सप्लेन करूँगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं बाइलेयर जो होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फिर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ना भाई जी, तो आप बोलेंगे वो था। फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फंक्शंस यहाँ पे देखो, यहाँ शुरू करेंगे, सारा हम लोग कवर करेंगे। आप लोग पेशेंस से बस देखना। जिनको हमारी आवाज़ थोड़ा तेज़ लग रही है तो वीडियो धीमी कर लेंगे, जिनको मेरी आवाज़ धीमे लग रही है वो वीडियो को फास्ट कर लेंगे। यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने तरीके से देख सकते हो। तो चलो एक बार हम लोग क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ये आउटलाइन है, और ये नोट्स मैंने डाल रखे हैं अपने टेलीग्राम पे। डायरेक्टली अगर आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ से पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ चीज़ें, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस को मैं सिर्फ एन लिखता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं एम लिखता हूँ, पूरा लिखने के बजाय मैं पहला लेटर लिखता हूँ। सेल स्ट्रक्चर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो हक्सली ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा है सेल को, ठीक है, हक्सली। तो इस सेल का डिवीज़न देखो, सेल को दो मेजर कैटेगरी, मेजर सेल में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। अब पहला देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यूँ तो आज हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं बेसिक आइडिया लेने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसकी चर्चा तो आज डिफिनीशन में भी ऊपर में हम लोग किया था, ये थे ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही पास की जा सकती है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर इन एंड आउट हो सकता है, तो इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कई बार कहते हैं, आगे देखेंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। कट इनवर्ड अलाउस, ठीक है, कट इनवर्ड अलाउ यहाँ पे लिखा गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सिर्फ, तो वो सेल वॉल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सेल वॉल के बारे में यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो सेल वॉल के बारे में देखो, सेल वॉल क्या कैसे होते हैं, कुछ चीज़ें आप देखते चलो। सेल वॉल जो होता है, जो प्लांट सेल में होता है, वो नॉन लिविंग होता है और रिजिड होता है, और रिजिड होना भी चाहिए यार। सेल वॉल प्लांट सेल को देखते हो, वो प्लांट कहाँ रहते हैं, जनरली वो स्टैटिक रहते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं और इन्वायरमेंट के डायरेक्ट टच में रहते हैं, तो वो नॉन लिविंग होते हैं सेल वॉल, पहली बात तो ये। और रिजिड होते हैं, रिजिड, ठीक है, रिजिड मतलब कठोर। और बैक्टीरिया, प्लांट कुछ बैक्टीरियाज में, प्लांट्स में तो पाई जाएंगे, सेल वॉल प्लांट्स में तो पाया जाएगा, कुछ बैक्टीरिया फंगल सेल में देखा जाता है। और ये जो सेल वॉल होता है प्योरली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इससे जो बाहर की चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट की चीज़ें अंदर आ सकती है, और किसी सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर जा सकती है। सेल वॉल इज ए टोटली परमिएबल, डन। और सेल वॉल जो है ना, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर प्लांट की हम लोग बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वही बात करें सेलुलोज, फंगस की बात करें तो वहाँ पे चिटिन होता है, चिटिन, CHITIN, ठीक है, फंगस में। और बैक्टीरिया में वही होता है, वही क्या होता है, पेप्टियोग्लाइकेंस, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा आप लोग ध्यान दे देना, गलती हो जाए माफ़ कर देना, ओके। सेल वॉल के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं, सेल वॉल के कुछ फंक्शन को देख लेते हैं। इसके ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। सेपरेशन का फंक्शन है, इन्वायरमेंट को और सेल को सेपरेट करता है, ठीक है। और सेपरेशन को आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। सबसे मेन फंक्शन जो सेल वॉल को होता है ना, वो सेपरेशन का होता है, यानी प्रोटेक्शन का होता है, बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट करके रखता है सेल वॉल। और मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही देता है, रिजिडिटी तो प्रदान करता ही करता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ और भी इसके फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि सेल वॉल के इतने ही फंक्शन है, और भी फंक्शन है, ठीक है, लेकिन कुछ मैंने बता दिए 3 फंक्शन। आगे देखते हैं। तो ये पहला मेजर पार्ट था जिसको मैंने बताया आप लोगों को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब दूसरे पे आते हैं, जो कि आप देखेंगे इधर, प्रोटोप्लाज्म, ये वाला। जी हाँ, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म आप जानते होंगे, नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रोटोप्लाज्म। इसमें आपके साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला करके प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो मिलाप एक साथ बोलना चाहोगे तो वो प्रोटोप्लाज्म होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लो। प्रोटोप्लाज्म में 70 से 80% तक वाटर्स होते हैं। 70 से 80% तक। एक सेल की जब बात करेंगे तो सेल के सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, वहीं प्लांट सेल की बात करें तो सबसे बाहर सेल वॉल होगा, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही शुरू होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एनिमल सेल की बात की जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर फिर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, जिसमें 70 से 80% तक वाटर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, लिपिड भी मिल जाता है, प्रोटीन, राइबोसोम वगैरह पढ़ते ही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो ये है प्रोटोप्लाज्म। आप प्रोटोप्लाज्म को ब्रोडर आप थोड़ा और फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसका एक साइटोप्लाज्म बनता है और न्यूक्लियस बनता है। अब हम उस साइटोप्लाज्म को बताने से पहले मैं न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का दूसरा टाइप न्यूक्लियस, दूसरा डिवीज़न। न्यूक्लियस को नीचे में यहाँ पर जगह था नहीं तो नीचे इसका डिवीज़न किया है, नीचे आ जा भाई। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस सेंटर में पाई जाता है एनिमल सेल में, तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो जगह है वहाँ पे न्यूक्लियर प्लाज्म पाया जाता है। और वहीं पे आप देखेंगे आपका क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो जीन कहलाता है और जीन से ही जेनेटिक शुरू होती है। ओके भाई, तो ये आपको आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है
न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको? क्रोमैटिन मिलेगा, क्रोमोसोम्स मिलेंगे, न्यूक्लियोलस मिलेगा आपको। ओके, डन जी, डन हो गया भैया। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद रखना। तो न्यूक्लियस के दो मेजर पार्ट हैं, ये दोनों मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म, और यही तो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। ऐसा तो आपको सब पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इसको साइटोसोल भी कहते हैं, क्योंकि 70 से 70% जो सेल का वॉल्यूम कवर करता है वो साइटोसोल हो जाता है, ठीक है भाई। सेल के अंदर जितनी भी खाली जगह है ना, वो साइटोप्लाज्म ही तो है, उसी में तो सब कुछ आपके पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम मैंने नहीं बनाया था सेल का, मैं आपको गूगल पे ही आपको दिखाने को, देखो यहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आप यहाँ से खोल सकते हैं आराम से। आपको मैं अपने टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, सेल डिटेल्ड डायग्राम, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब कॉपीराइट आएगा मेरे चैनल पे, नहीं आएगा, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, आ जाए या नहीं आए, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसा डायग्राम मैं दिखाऊंगा जो आप एग्ज़ाम में बना भी पाए, ठीक है। ऐसा 3D में दिखा दूँ, आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाए तो दिक्कत वाली बात है ना। तो कौन सा डायग्राम आपको दिखाना चाहिए, कौन सा डायग्राम दिखाना चाहिए? थोड़ा सा यही है, सिंपल लग रहा है क्या? ये तो एनिमल सेल है, ये सही लग रहा है। भाई एनिमल डिफिनेशन वगैरह मुझे नहीं चाहिए, या अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये डायग्राम को देखो, ये यहाँ पे चीज़ें आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे। ये सेल है, सेल के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर जो खाली जगह है पूरा, उसको क्या बोलते हैं? वो जो है आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर देखो क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही है ना, क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर ही है ना, और ये न्यूक्लियस तो है ही, क्रोमोसोम इसके अंदर ही पाया जाता है। अब आपको ये भी पता होगा, बचपन से पढ़े होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ 2 टाइप्स, रफ वाला एक स्मूथ वाला, ठीक है। सारा देख लो डायग्राम, ये बना लेना, ठीक है। ये सारे चीज़ें पाई जाएंगी। अभी मैं यही सब चीज़ों को दिखाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, डायग्राम दिखते चलो। बाकी ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहा होगा, माइक्रोकॉन्ट्रिया वगैरह। ये वैक्यूल्स, यही जो है ना प्लांट सेल में थोड़ा सा क्या बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल। पेरिएक्सोम, ठीक है। गोल्गी एपरेटस, सारी चीज़ देख लिया। चलो हम लोग आते हैं अपने बेसिक फिर से, सेल बायोलॉजी ये रहा। अब साइटोप्लाज्म में ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। ये जो 70% जो वॉल्यूम होता है विदाउट सेल, मतलब विदाउट सेल वॉल्यूम, सेल ऑर्गेनेलिज, विदाउट सेल ऑर्गेनेलिज जो वॉल्यूम होता है वो 70% करता है कवर, वो उसको साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेलिज को हटा दिया जाए और 70% बस खाली रहता है। 70% ऑफ द सेल वॉल्यूम आर नोन एज साइटोसोल और विदाउट सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है? साइटोप्लाज्म को फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो देखो 2 मेजर चंक डिवाइड कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है, और दूसरा है नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। पहला तो है सेल ऑर्गेनेलिज, दूसरा है नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेलिज में जो अभी मैंने सब आपको दिखाए हैं वो सब आ जाएंगे। अब देखो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, अगर कोई मेरा नोट्स डायरेक्टली पढ़ेगा तो उसको समझ में तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिखा हुआ है, माइक्रोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, साथ में उसके बारे में कुछ कुछ बताया भी गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना। सेल ऑर्गेनेलिज जो होता है सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट है, फ्लूइड टाइप का होता है। ओके भाई,
तो ये सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोगिलर ने 1855 में बताया था, 50 में खोज किया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जीसी मतलब राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम ऑफ टू टाइप, 70S एंड 80S, ठीक है। लाइसोसोम जो आपके एक सिलेबस में है, जिसको पढ़ना है डिटेल में, सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। ये फट गया तो बाहर साइटोप्लाज्म में जितने भी चीज़ें मैंने आपको भी दिखाई फोटो में, वो सारा का सारा ले मरेगा अकेले लाइसोसोम अगर फट जाता है, ठीक है, तो जितनी चीज़ें आप देखें ना साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सारा कले को मरेगा एक साथ। उसके बाद यही सब है, आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स है, ओके भाई, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ओके भाई। चलो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देख ले, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं, अभी नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के बारे में आएंगे, टेंशन ना लें। न्यूक्लियस के बारे में ऐसे डिटेल में आपको पढ़ना है। मैं क्या करता हूँ न्यूक्लियस के बारे में इधर पढ़ा सकता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर, अभी मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। वैसे आप देख सकते हैं एक नज़र में, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये पॉइंट्स वाइज मैंने लिख लिया है। लार्जेस्ट होता है, स्फेरिकल होता है, डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप अभी रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। आते हैं नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। आने वाले चैप्टर में जब न्यूक्लियस को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ऑलरेडी कवर हो जाएगा, वहाँ पे तो टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। और नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, वैक्यूल्स हो जाएगा, क्रिस्टल ऑयल ड्रॉप्स हो जाएगा, अदर इंक्लूजन्स हो जाएगा। अदर इंक्लूजन्स के अगर आप जानना चाहें क्या क्या हो सकता है, तो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, स्टार्च, फैट, ऑयल्स, प्रोटीन। सेकेंड हो जाता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, etc। सेक्रेटरी हो गया। और ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या, लैटेक्स एंड कई कबार क्या लिख लेता हूँ मैं, मुझे कुछ पता नहीं पड़ता है, टैनिन है, TANIN, EDC। कुछ बार मुझे खुद का नोट समझ में नहीं आता, इतना शॉर्ट होता है। मतलब रेगुलरली अगर आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा, रेगुलरली उसको देखा करें। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, 1 महीने बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स को देखेंगे ना, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो जब भी शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हो तो उसको आप देखा करो। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है, वैकल्स ऑफ हेरिडिटरीज को कहा जाता है, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी अब मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम में। आते हैं अपना मेन टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। यही तो लिखने आता है। देखो 2017 से 22 में आया है। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, राइट एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा था डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। ये 2019-2022 में आया था, ठीक है। और ये VVI टॉपिक है शायद इस साल के लिए भी। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको नहीं मिलेगा, अब नीचे में मैंने डिटेल में बनाया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल्स। ये तो मैंने बताया था। और इसका एक और पॉइंट बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वही सारी चीज़ें आपको बेसिक पे मैंने लिखी है डिटेल में। देखो, ऑल लिविंग सेल्स, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बातें मैंने आपको नहीं बताई है क्या, बताओ? ये बातें मैंने आपको बताई थी। ये प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। तो जितने भी और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट में कि ऑल द लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे तो वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सबके पास खुद का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या होता है, डैट इंक्लूजेस देयर कंटेंट एंड सर्व एज अ सेमी पोरस बैरियर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। सेमी पोरस मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेमी पोरस है, बैरियर है, मतलब बाहर की फालतू चीज़ें अंदर आने नहीं देगा, सेलेक्टिव चीज़ें को ही अंदर आने देगा, ऐसा पोरस है। पोर मतलब तो छेद होता है, समझते हो ना। सेमी पोरस मतलब, पोर मतलब छेद होता है, सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देगा। उसके आगे देखो, acts as a boundary. Plasma membrane is a permeable to a specific molecules
कुछ और नहीं, सेमी परमिएबल लिखा हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ परमिएबल टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, हाउएवर and allow nutrients and other essential elements to enter the cell and waste material to leave the cell। कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही वो इंटर करने देता है और जो सेल के अंदर जो बेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है, गंदगी वगैरह को बाहर निकालने के लिए परमिशन मिलता है। ऐसा पोर है, ऐसा छेद है, इतना छोटा छोटा है, वही लिखा गया है, आप समझ तो रहे होगे। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो इसको अंदर आना ही चाहिए, तभी तो सेल सर्वाइव कर पाएगा ना। तो एसेंशियल एलिमेंट्स को एंट्री मिल जाती है और वेस्ट मटेरियल्स को एग्जिट मिल जाता है, लिव कर सकता है। इसके अलावा और कोई चीज़ें अंदर एंट्री नहीं मार सकती है, ऐसा मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम देख लो। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन ऐसा अंदर आ सकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। वाटर जो होता है, वाटर आर एबल टू पास फ्रीली, ओके, एंड वाइस वर्सा, वाटर अंदर आ भी सकता है, बाहर जा भी सकता है, वाइस वर्सा मतलब वही होता है, केयरफुल्ली एंड रेगुलरली। वाइस वर्सा अमाइनो एसिड भी हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं ना जो आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इन आउट कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर, जिसको बाई लेयर भी बोलते हैं। मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ होता है अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर बाई लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है, डबल लेयर ऑफ या लिखो या बाई लेयर ऑफ लिपिड, जो कि ऑयली सब्सटेंसेस फाउंडेड इन सेल, जो जितने भी ऑयली सब्सटेंसेस सेल के अंदर पाए जाते हैं उसको लिपिड्स बोलते हैं। डन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर वाले लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ऐसा बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझेंगे। डन। आगे आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जो मैंने बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बारे में देख लो। फॉस्फोलिपिड आर ऑफ 2 टाइप्स, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक देखो, फॉस्फोलिपिड फीचर्स ए फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एट वन एंड ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स आपको एक फॉस्फोलिपिड मिल जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक वाला देखो, हाइड्रोफिलिक समझते हो ना, बहुत ईजी है ये तो, आप ग्रेजुएशन में आ गए तो समझ में आना चाहिए। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, अब फोबिक मतलब उसका ठीक उल्टा एंटोनिम है। हाइड्रोफोबिक जो होता है, हाइड्रोफोबिक अलॉन्ग विथ देयर लिपिड एंड टेल रीजन। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अलॉन्ग विथ लिपिड, लिपिड के साथ एंड टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं थोड़े से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टर्स देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके डन। आगे देखो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो 2-3 कैरेक्टर तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, जैसे कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल, जैसे कि एक्ट्स एज द कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो होता है उसके बीच में कनेक्टर का सेपरेशन का काम करता है ये मेम्ब्रेन, और वो सेमी परमिएबल होता है या फिर उसी को सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, सेमी पोरस बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनेमिक मेम्ब्रेन। डायनेमिक मतलब फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, याद रखना बस इतना। उसके बाद द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर, ऊपर में भी मैंने बताया था ये बात, बोलो कि नहीं बताया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर नहीं बताए थे ये सभी नाम, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, सेमी। तो नोट्स को अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद का रिवीजन हो जाएगा, एक ही नोट से 3-3 बार। ये फंक्शन भी मैंने बता दिया है। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन हो सकता है, देख ही कर बताओ। तो इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है बाबू, प्रोटेक्शन का बाहरी वातावरण से। तो यहाँ पे देखो सबसे मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का है। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो इन आउट हो रहा है, तो क्या भाई ट्रांसपोर्टेशन ही तो हो रहा है ना, डन। और थर्ड जो इसका फंक्शन है, मेजर फंक्शन, दे कीप टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल। मैंने जैसे कि ऊपर नहीं बताया इसके बारे में, इसका डेफिनेशन में बताया था ना। देखो एसेंशियल एलिमेंट्स को एंट्री दे देता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर भेज देता है, जो कि टॉक्सिक इन नेचर होता है वेस्ट में, तो उसको बाहर फेंकना है ना। तो दे कीप टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल्स, आउट ऑफ सेल के बाहर रखने में हेल्प करता है।
डन। कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। और थोड़ा सा इसका देख लेते हैं थिकनेस वगैरह कि ऑन एन एवरेज एक सेल का थिकनेस कितना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस। तो थिकनेस ऑफ द लेयर रेंजेस फ्रॉम 5 नैनोमीटर टू 8 नैनोमीटर। एंड अगर साइज की बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये एक रेंज है, 75 की भी हो सकती है, कोई 100 की भी होती है, ठीक है। अब फंक्शन मैंने यहाँ पर ऊपर बताए, वही फंक्शन यहाँ पर देख सकते हो। ऊपर जो मैंने फंक्शन बताया था वो प्राइमरी थे, ये तो करेगा ही करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये तीनों। उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग अ सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर, डन। प्रोटेक्शन वाले में ये लिख सकते हो। रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल सिग्नल्स, एक्सटर्नल सिग्नल को सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा, जो सबसे बाहर में होगा। और सेल के सबसे बाहर में मेम्ब्रेन जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल सिग्नल्स ये करता है। इंटरसेलुलर इंटरैक्शन भी यही करता है। आप सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी, सारे के सारी चीज़ें उनसे इंट्रासेलुलर बोलते हैं और उसके बीच इंटरेक्शन करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, ये तो ऊपर में भी मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन वाला, और नीचे में भी ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट्स इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा, ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस आ जाएगा, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स ऊपर में कुछ दिखाए भी थे, डन। अब देखो नीचे में भी है लिखा हुआ ट्रांसपोर्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स के, देख लो इतना टाइप्स है। एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। एंडो एक्सो मतलब तो समझ ही रहे होगे, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में क्या क्या आ जाता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इंडोसाइटोसिस में आपको दो टाइप्स के होते हैं, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, ओके। फैगोसाइटोसिस में इंजेक्शन, और ये लार्ज साइज में होता है, बैक्टीरिया, फूड एंड पार्ट्स ऑफ द ब्रोकन सेल, ये आ जाता है इसके अंदर, ओके। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब केमिकली देखना पड़ेगा ना कि किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो यानी हम लोग का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और क्या क्या से मिलकर बना हुआ होता है, कंपोजिशन हम लोग देखेंगे। आप सभी को मैंने बेसिक आइडिया ऊपर में दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या से बना हुआ होता है। ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, जैसे कि मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है आप सभी को। अभी उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस चीज़ से मिलके बना होता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट बात करते हैं, जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा जो होता है मात्रा, वो होता है प्रोटीन का। 55 से लेकर 70% तक प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसी में 55 पाया जाएगा, किसी में 70, मतलब ये इनके बीच में ही पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेजोरिटी तो प्रोटीन ही ले जा रहा है। 100 में से 55% अगर प्रोटीन है तो बताओ भाई, प्रोटीन ज़्यादा है ना। अब देखो, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप। एक एक्सट्रेंसिक होता है, और एक्सट्रेंसिक को पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। सेकेंडली में आप देखेंगे तो वो दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन भी इसको कहते हैं। अब जानते हो ये जो प्रोटीन आपने देखा है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जब आप एक मॉडल में आपको दिखाता हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि एक ये देखो, 2 3 4, जिसमें से लास्ट वाला जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें जो बातें कही गई है ना, इसमें जो बातें कही गई है वो ज़्यादा सटीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने में ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, और उसी का हम लोग इधर ये जो मॉडल है उसी को बेसिस पे हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ऊपर में, ठीक है। चलो तो देखते हैं कंपोजिशन में। प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं मैंने बताया। अब पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। 30% जो होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है। अभी प्रोटीन 30% होगा ये, और 70% प्रोटीन जो होता है वो इंट्रिंसिक टाइप होता है। तो प्रोटीन के 2 टाइप, प्रोटीन 100% होगा, 100 में 70% इंट्रिंसिक और 30% एक्सट्रिंसिक। डन। आगे देखते हैं। पेरिफेरल वाला जो प्रोटीन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। पेरिफेरल वाला जो प्रोटीन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बक्सा जैसा ब्लू कलर में जो बनाया है वो पेरिफेरल प्रोटीन है।
नाम मैंने लिख रखा है, ठीक है, लेवलिंग करी है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है, यानी ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक समझते हो, पानी लवर पानी लवर यार, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। डन। और वही लिखा गया है कि हाइड्रोफिलिक होता है, दीज आर। और हाँ, ये चीज़ मैं बताना चाहूँ, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो लूजली अटैच्ड होता है। अब कोई चीज़ भी लूजली अटैच्ड होगा तो ऊजली आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो ये लिखा है, दीज आर लूजली अटैच्ड टू द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स, दिस कैन बी सेपरेटेड इजली। और चूंकि ये सेपरेट इजली किया जा सकता है तो इसके साथ माइल्ड एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और होता है, ठीक है, तो यही बात है। और ये जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। पेरिफेरी मतलब जो सरफेस है वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा वो दंड, और पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, और ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। पेरिफेरी पे प्रेजेंट तो होता ही है। आयनिक ब्रिज या कैल्शियम ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में आयनिक एंड कैल्शियम ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आयनिक एंड इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पे लूजली अटैच्ड होते हैं, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब ये जो पढ़ने जा रहे हो इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक उसका उल्टा होता है। तो इसमें जो पॉइंट आपने पढ़ा है ऊपर में, उसी का उल्टा इसमें मिल जाएगा, तो याद रखने में आसानी इसलिए हो जाती है। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक तो होगा ही, और ये चैनल का काम करता है, इसके थ्रू वाटर पास किया जाता है। मैं अभी समझाऊंगा चैनल के काम कैसे करता है। पहले देखो यहाँ पे, दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली और कंप्लीटली, पार्शियली भी हो सकता है कंप्लीटली, दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, और फॉस्फोलिपिड बाई लेयर एंड स्ट्रांगली हेल्ड बाई फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कंप्लीटली अटैच्ड होता है, पार्शियली कंप्लीटली अटैच्ड होता है, और स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, लेकिन इसकी तरह नहीं है। इसके तरह पेरिफेरी वाला जो था एक्सट्रैंसिक प्रोटीन की तरह नहीं है कि लूजली था। अब यहाँ पे देखो वही लिखा है, ये इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड मतलब समझो, आओ दिखाते हैं, ये देखो इम्बेडेड है ना, बीच में से ऐसे इम्बेडेड है। ये पेरिफेरी पे था, ये वाला पेरिफेरी पे, ये इम्बेडेड है in plasma membrane and phospholipid bilayer and strongly attached by the phospholipid molecules और this cannot be easily separated, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और ठीक इसका उल्टा है, पेरिफेरल वालों को सेपरेट किया जा सकता है। डन, आगे देखते हैं। और ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, ध्यान रखना, इनसोल्यूबल इन वाटर। अब बोलोगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जांपल दो, तो ग्लाइकोप्रोटीन, रोडोप्सिन, NADH, ठीक है, NADH। आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाला देखो, इंटीग्रल प्रोटीन को कई बार हम लोग जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? आप देखो ये पेरिफेरी पे भी है, पेरिफेरी पे है ना, और इम्बेडेड भी है। भाई कहाँ चला गया तू? एक मिनट दोस्तों। वन मिनट गाइस। तो ये पेरिफेरी वाला जो होता है उसको कई बार ट्रांस मेम्ब्रेन हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा गया है, ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, बट ऑल इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन आर नॉट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यार ठीक है, ध्यान रखना ये लाइन। यहाँ पे देखो, सम प्रोटीन्स कैन पार्शली पेनिट्रेटेड द लिपिड लेयर। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि पार्शली पेनिट्रेट करते हैं लिपिड लेयर का, तो पेनिट्रेटेड है ना भाई। आगे देखो, और ये जो आप देख रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक चैनल का काम करता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, वही लिखा हुआ है कि ये जो है ना सर्व्स एज अ मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सच एज अ कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन, सच एज अ कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। और ये जो है ये ऑल्सो एक्ट्स एज अ सर्व्स एज अ रिसेप्टर एंड एंजाइम्स। डन। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। ये तो प्रोटीन की बात हो गई। केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है? नहीं भाई, और भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिनमें से फिर एक आता है लिपिड। ये लिपिड से भी मिलकर बना हुआ है। तो इसमें लिपिड जो होता है, आप देखो इस प्रकार से बाई लेयर लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। बाई लेयर क्यों कहा जाता है? एक ऊपर से लेयर रहता है, एक नीचे से लेयर रहता है, दो लेयर बाई लेयर। तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। अब देखो ये जो होता है यहाँ पे देखना, बाई लेयर तो है ही। अब ये पार्टिकुलर को देखो,
इसका ये हेड कहलाता है जो रेड में है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है टेल होता है। हेड वाला जो रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, और टेल वाला जो रीजन होता है जहाँ पे फैटी एसिड होता है, जिसको नॉन पोलर, टेल को नॉन पोलर भी कहते हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, यानी पानी से इसको नफरत है, और हाइड्रोफिलिक यानी पानी से उसको लगाव है, मतलब पानी उसके आसपास भटक सकता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक के साथ आसपास में पानी नहीं भटक सकता है, सिंपल सी बात है। और हेड को पोलर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपको फोस्फोलिपिड मिल जाएगा, और नीचे में फैटी एसिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फीचर है, ये जो करेक्टर्स पाया जा रहा है लिपिड्स में, दोनों का हाइड्रोफिलिक भी है, हो हाइड्रोफोबिक भी है, तो दोनों एक ही साथ पाया जा रहा है, तो वो उस करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम लोग एम्फीपैथेटिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, एम्फीपैथेटिक क्यों करते हैं, आ जाएगा तो लिख लोगे इसका डिफिनीशन। और ये चीज़ें देखो, ये जो आप देख रहे हैं बाइलियर लिपिड्स, लिपिड का बाइलियर, फोस्फोलिपिड का, तो वो दो तरीके का मूवमेंट शो करता है, दो तरीके का मूवमेंट। और मूवमेंट बिटवीन लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है ट्रांजिशन मूवमेंट, दूसरा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। डन। तो ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होता है, अगर तो ये जो देख रहे हो, ये वाले यहाँ से उठ करके इधर आ जाए, और ये वाला इधर के इधर चल जाए, मतलब आपस में नीचे में जो देख रहे हो दोनों नीचे वाला ये एक्सचेंज कर ले, तो ये अपना मूवमेंट किया ना भाई, इधर से उधर चला गया, वो वाला उधर से इधर आ गया। अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है दो में होता है, ऊपर नीचे में, ठीक है। ये वाला इधर चला आएगा और ये वाला इधर चला आएगा, तो इस तरीके का मूवमेंट होता है, वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहता है। और ये अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने बताया दो मूवमेंट होते हैं इन दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1-5 लिखा है ना, 1-5, 1 से लेके 5, ये 1 वाला 5 में आ जाएगा और 5 वाला 1 में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। टेल फेसेस ईच अदर, तो ये भी बताने वाली बात है ना यार, देखो ना, तुम देख लो, खुद देखो ना यार, टेल जो है इधर से इधर दिख रहा है ना, तो हाँ ये याद रखना, टेल फेसेस ईच अदर, और ये अटैच्ड होते हैं आपस में, हालांकि एकदम ऐसे सटा हुआ नहीं होता है, लेकिन अटैच्ड होते हैं। और एक फोर्स है, वो वीक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, उसका फोर्स का नाम है वैन डर वाल्स फोर्स, तो याद रखना आ जाएगा आपके क्या में, ऑब्जेक्टिव में, वैन डर वाल्स फोर्सेस के। और हेड्स जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब अवे में होते हैं, पास पास नहीं होते। इसका हेड ऊपर में है, इसका हेड इधर है, तो देख रहे हो कितना दूर दूर में, ठीक है। और एक मिनट, डिपेंडिंग ऑन द मेम्ब्रेन लोकेशन एंड रोल इन द बॉडी, लिपिड जो है कैन मेक अप एनीवेयर फ्रॉम 20 to 80% ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। मेकअप एनीवेयर फ्रॉम 20 to 80% ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये जो है आप देख रहे हैं, लिपिड क्या करती है, हेल्प्स टू गिव मेम्ब्रेन देयर फ्लेक्सिबिलिटी, लिपिड के कारण मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने में हेल्प करती है। और तो ये याद रखोगे, हेल्प्स टू गिव मेम्ब्रेन देयर फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटीन को मॉनिटर करता है एंड मेंटेन करता है सेल केमिकल क्लाइमेट को, ठीक है। केमिकल क्लाइमेट जो होता है सेल का, उसको मेंटेन करता है एंड असिस्ट द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये जो ट्रांसफर वाला चीज़ें हैं, ट्रांसफर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है ना, तो उसको भी असिस्ट करता है। तो ये लिपिड वगैरह याद रहेगा आप लोगों को, इसके फंक्शन 2-4 मैंने लिख रखे हैं, याद रहना चाहिए लिपिड का। अब आते हैं फॉस्फोलिपिड, इट फॉर्म ए लिपिड वाइल लेयर्स, जो कि सेमी परमेएबल इन नेचर होता है, ठीक है। सेमी परमेएबल बार बार मैं बोल रहा हूँ तो आपको आइडिया लग रहा होगा क्या होता है, ठीक है। तो सेमी परमेएबल इन नेचर होता है, और इन विच हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड एरिया जो होता है स्पॉन्टेनियसली अरेंज द फेस द एक्वस स्टोल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हेलो हेलो,
अब देखो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड। अब देखो न्यूट्रल नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कोई चार्ज नहीं होता इस पर। उसके बाद एसिडिक फॉस्फोलिपिड, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और फॉस्फोलिपिड जो होता है इट फॉर्म से लिपिड बाइलेयर, जो कि सेमी परमिएबल इन नेचर होता है, करेक्टर होता है उसका। इन विच हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है, इन विच हाइड्रोफिलिक हेड एरियाज, कौन सा एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड एरिया, ये सारे इन विच हाइड्रोफिलिक हेड एरियाज जो होता है स्पॉन्टेनियसली अरेंज होता है, अरेंज द फेस द एक्वस सिस्टोल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, अरेंज द फेस ऑफ द एक्वस सिस्टोल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के बारे में देख लो, कोलेस्ट्रॉल इसके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ तो कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो कोई लिपिड का ही एक कंपोनेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर सेलेक्टिवली डिस्पर्स्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, वही मैंने जो बताया आपको, बीच में ऊपर में प्रेजेंट होगा, डिस्पर्स बिटवीन द, क्या लिखा हुआ था, सेलेक्टिवली डिस्पर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, और ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल। डन, आगे देखते हैं बाबू। और यहाँ पे हम लोग गाइकोलिपिड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। गाइकोलिपिड मतलब सिंपल से वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज अ गाइकोलिपिड। देखो यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में मैंने, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज अ गाइकोलिपिड। तो हमारा जो केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गाइकोलिपिड से भी मिल के बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपिड हो गया, आप गाइकोलिपिड्स पढ़ लो, ठीक है। तो गाइकोलिपिड होता कहाँ पे, इसका लोकेशन क्या है, तो गाइकोलिपिड का जो लोकेशन है वो याद रखना, ये सरफेस पे पाया जाएगा। मैं अब आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। गाइकोलिपिड जो है हमेशा ये जो है सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा एंड हैव कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन अटैच टू द सरफेस, ओके। गाइकोलिपिड जो है क्या करता है, हेल्प्स द सेल टू रिकॉग्नाइज द अदर सेल इन द बॉडी। अब तुम्हारा जो शरीर है एक सेल से तो नहीं बना है, ढेर सारे सेल है ना भाई, तो अदर सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए गाइको जो लिपिड है वो हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट 5% होता है, मतलब 100% मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 100% में 5% कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो हेक्सोस एंड हेक्सामाइन, सैलिसिलिक एसिड, और ये मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया है समझने के लिए, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड। अब ढेर सारे मॉडल्स दिए गए थे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ढेर सारे मॉडल है, जिनमें से 4 मॉडल मैं दिखा रहा हूँ। इन चारों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला मॉडल है वो लास्ट वाला है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और उसमें जो बातें कही गई है ना, उसमें जो बातें कही गई है, बताई गई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के साथ बताई गई है इन सभी के मुकाबले। ये पहला जो है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन सभी में भी बातें कही गई है जो गलत नहीं है। इन सभी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो बातें कही गई है गलत नहीं है, लेकिन समय समय पे डेवलपमेंट होते गया। इसमें जो बातें कही गई है इसमें भी मिल जाएगा। सेकेंड वाला बात जो है ना, ज़्यादातर इसमें रिपीटेड मिल जाएगा। थर्ड वाला जो मॉडल है उसका बात फोर्थ वाले मॉडल में रिपीटेड मिल जाएगा। लेकिन इन तीनों में एक खराबी ये थी, इन तीनों ने एक चीज़ नहीं क्लियर कर पाया कि भाई प्रोटीन कौन सा होगा। किसी ने बोला फाइबर प्रोटीन है, किसी ने बोला ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, किसी ने बोला फाइबर प्रोटीन है, किसी ने बोला ग्लोबुलर प्रोटीन है, अल्फा प्रोटीन है। तो भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल साफ साफ बता दिया कि जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। यहाँ पे देखो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इन सभी ने अलग अलग प्रोटीन बताए थे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आई है जो इन सभी के पास नहीं थी। तो मैं सभी को नहीं बता रहा, आप लोग एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। सभी को मैं नहीं बता रहा अभी मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताऊंगा और आप पाएंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो लिखा गया है सभी वही लिखा गया है। बस आपको रीडिंग डालनी है, रीडिंग डालनी ही है आपको। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये सैंडविच मॉडल एक बहुत फेमस मॉडल है, 1935 में आया गया था। ये जेम्स डैनियली और ह्यूग डेविंसन ने ये दिया था, ठीक है, 1935 में।
सैंडविच मॉडल में आप देख सकते हैं फॉस्फोड आपका जो बाई लेयर था फॉस्फोलिपिड का, सैंडविच भी तो उसी तरह के का होता है ना भाई। सैंडविच ऊपर से नीचे से, अब बीच में क्या होता है, मटेरियल भरा हुआ होता है, उसी प्रकार का है हमारा ये मॉडल। तो ये सैंडविच मॉडल इसको इसलिए कहा जाता है, ठीक है। और इनमें देखो बताया गया कि कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, यही सब चीज़ें इसमें भी बताई गई है। इसमें भी बताया गया सेलेक्टिवली पासिंग थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग एक बार पढ़ना। मैं आता हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे, ठीक है। अगर कहोगे तो मैं दूसरी वीडियो में समझा दूंगा इन सभी को अलग से। और वैसे भी मैंने ये देखो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इस मॉडल को बस एक पेज में मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है, सबका पिक्चर भी मैंने बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश करना। अब आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझते हैं, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में आई थी और सिंगर्स एंड निकोलसन ने बताया है। इन्होंने पुरानी जितनी भी मॉडल थी उसकी स्टडी की है, पुराने मॉडल से बहुत सारी चीज़ें इनका कॉपीड है। और इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, जो कन्फ्यूज़न हो रहा था, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। पिक्चर कहाँ गया इसका, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, ये देखो, ये 3D पिक्चर मैंने बनाई है। अब देखो क्या होता है, फैट देखो, ये जो आप देख रहे हैं हेड, इसका हेड जो मैंने बताया था क्या था, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, याद करो तो। आप ही से पूछ रहे हैं हाइड्रोफिलिक था या हाइड्रोफोबिक, बोलोगे हाइड्रोफिलिक था। टेल होता है हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ से जो फैट वगैरह है ना, फैटी एसिड जो है यहाँ पे इजीली पास हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाटर वगैरह के लिए दिक्कत था, क्योंकि एक हाइड्रोफिलिक है तो वो तो पानी से लवर है, तो इसका हेड पानी आने दे देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऊपरी वाला सतह होता है, ठीक है, हेड, वो पानी को एंट्री देता है। लेकिन चूंकि इसका टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, तो पानी अंदर जा ही नहीं पाता है। और बिना पानी का सेल इमेजिन कर सकते हो क्या आप, बताओ जरा। तो यही सारा चीज़ है ना, पुराने सारे मॉडल में किसी ने नहीं बताया कि पानी अंदर कैसे पेनिट्रेट करेगा, कैसे जाएगा। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ये चैनल बनाता है, इसी चैनल के थ्रू पानी अंदर जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो सेमी परमिएबल इन नेचर होता है, ये तुम्हारा जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा नॉलेज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही मिलेगी। और इन्होंने एक चीज़ खास कही थी कि जो ये लिपिड जो है ना, लिपिड जो ऊपर में पाए जाते हैं सारे, वो लिपिड एक समंदर है, ठीक है। और उस समंदर में जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग के फॉर्म में पाए जाते हैं। लिपिड एक समंदर है, ये कहना था, कहावत है इस मॉडल का। अब देखो जल्दी से देख लेते हैं इस मॉडल में क्या है। इन्होंने बताया था कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, इन्होंने ये बताया। प्रोटीन कौन सा होगा, तो बोला इन्होंने अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होगा, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रोटीन को इन्होंने फिर 2 टाइप्स में भी डिवाइड किया। अभी जो हम लोग ऊपर में पढ़ के आए थे वही वाला यहाँ भी आ गया ना, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, तो ये था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि तुम्हारा जो फॉस्फोलिपिड का जो फर्स्ट लेयर होता है ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों का इन्होंने बताया कि एम्फीपैथेटिक होता है, एम्फीपैथेटिक होता है, यानी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों होता है एक साथ। तो ये कैरेक्टर बताया था। और इन्होंने ये भी मूवमेंट बताया था, जो कि इन सभी ने नहीं बताया। इन्होंने मूवमेंट ये बताया कि ये तुम्हारा बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, उनका मूवमेंट वो कर सकते हैं आपस में, किस प्रकार का मूवमेंट होता है उनके बीच में। तो उनके बीच में जो मूवमेंट होता है आप देखेंगे तो मूवमेंट जो होगा 2 टाइप्स का होगा। किधर गया भाई, एक ट्रांजिशनल मूवमेंट होता है, एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट यहाँ पर लिखा है कि नहीं, हाँ, यहाँ पर ट्रांजिशनल मूवमेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। ट्रांजिशनल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मैंने समझा दिया कैसे कैसे ऊपर में। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड जो होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, 5:5 होता है। इन्होंने फिर जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये बताया कि तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसका साइज़ इन्होंने बताया कि 75 एंगस्ट्रम के से लेकर के 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। ये शायद ये वाली बात पुरानी और जितने भी हैं उन्होंने भी बताया था। जैसे कि देखो ये इसमें है ना, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके जस्ट वाला जो मॉडल है 75 एंगस्ट्रम थिक, ठीक है। बाकी देखो वाटर सोल्यूबल होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई आप सभी को। और जो वाटर होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, डन।
ठीक है, सेमी पोर्स के द्वारा वो वाटर पास कर जाते हैं। ऑल दो तुम्हारा वाटर इधर से पास ना करे, लेकिन वो चैनल जो बना था उस चैनल के थ्रू तो वाटर पास करेंगे। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ सर्कल अराउंड ईच सेल। जितने भी सेल है तुम्हारी बॉडी में, प्लांट सेल में, सेल के बाहर एक सर्कल बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ईच सेल। और हेड जो है वो वाटर लवर होता है, वाटर फ्लूइड होता है, और टेल जो है वाटर फ्लूइड नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज कोलेस्ट्रॉल बिकम एम्बेडेड इन द बाइलेयर एंड लुक लाइक मोज़ेक। जितने भी अब प्रोटीन चीज़ें, अब देखा ना थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाया था। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? ग्लाइकोलिपिड, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना तुम्हारा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो उनमें क्या चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारा प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस जो है ना, वो सारा जो होता है एम्बेडेड होता है, वो एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है और वो मोज़ेक टाइप दिखने के में लगता है। और वही जो दिखने में मोज़ेक टाइप लगता है, इसलिए इस मॉडल का नाम पड़ गया मोज़ेक मॉडल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव कंसिस्टेंसी ऑफ वेजिटेबल ऑयल एट द बॉडी टेम्परेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव कंसिस्टेंसी ऑफ वेजिटेबल ऑयल एट द बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है। ओके, अब आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। देख लो, बहुत ईजी है, चूँकि मैंने ऊपर में इतना डिटेल में आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पे आपको चीज़ें मक्खन की तरह समझ में आएगी। बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने बताया, रेगुलेशन ऑफ द पैसेजेस ऑफ मटेरियल्स। चलो बताओ आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है या परमिएबल है? तो बोलोगे सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसका फंक्शन है रेगुलेशन का, रेगुलेट कर रहा है पैसेज को, यानी इस पैसेज के थ्रू कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा? सेलेक्टिवली परमिएबल है ना भाई, तो रेगुलेट तो हो ही रहा है। रेगुलेशन ऑफ पैसेजेस ऑफ मटेरियल्स, कौन आएगा कौन बाहर जाएगा। एक कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल ऑफ इंटर एंड एग्जिट। उसके बाद सेकेंड फंक्शन इसका है रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को ये रिस्पॉन्स करता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सबसे बाहरी सतह पे कौन प्रेजेंट होता है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ही तो होता है सबसे बाहर में। तो रिस्पॉन्स कौन करेगा? न्यूक्लियस थोड़ी करेगा। हाँ, तो रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो रिसेप्टर पाए जाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन, उसके माध्यम से ये इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर पाता है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ सेल के बारे में। रिस्पॉन्स कैसे देते हैं ये तो देख लिया आपने कि रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन रिस्पॉन्स मिलता है। मान लीजिए कोई सेल है, सेल जो है नेबरिंग सेल है। अब सेल तुम्हारी बॉडी में एक सेल तो है नहीं, सेल के बगल में सेल, सेल के बगल में हजारों सेल। तो वो जो रिस्पॉन्स देता है कैसे देता है? तो सेल के बगल में नेबरिंग सेल होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो केमिकल इन्फॉर्मेशन अंदर से लेता है, और केमिकल इन्फॉर्मेशन जो है, और जिसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, सेंसिटिविटी, वो बाहर से रिसीव करता है, वो नेबरिंग सेल से रिसीव करता है। तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है ना, इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स कर रहा है आपस में। उसके बाद फंक्शन इसका है कि एक्सक्रीशन का। ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब वो एक्सक्रीशन भी करते हैं वेस्ट मटेरियल का। और कौन से प्रोसेस के माध्यम से करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक्सक्रीट करता है फालतू पदार्थ जो पाए जाते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको एग्जिट देता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, अंदर भी आ जा सकता है। तो बाहर फेंकने के लिए एक्सक्रीशन जो होता है ना, बाहर फेंकने वाला प्रोसेस को बोलते हैं, समझ रहे हो? और नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंक देता है जो ज़रूरत है नहीं, वो टॉक्सिक इन नेचर भी होता है। डेट्स वाई प्रोटेक्शन का तो काम करता ही करता है, ये तो बेसिक है। और प्रोटेक्शन दो तरीके से करता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट और दूसरा जो है फिजिकल बैरियर। ठीक है, और ये जो है सेपरेट करता है। सेपरेशन का भी फंक्शन है ना, ये बाहर की दुनिया से तुम्हारे अंदर की दुनिया जो साइटोप्लाज्म वाली दुनिया है उसके बीच में बैरियर कौन है? उसके बीच में सेपरेशन कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो कर रहा है भाई। तो सेपरेशन का भी काम कर रहा है, उसी के कारण प्रोटेक्शन भी हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट विथ नेबरिंग सेल। कॉन्टैक्ट विथ नेबरिंग सेल, अब नेबरिंग सेल के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो नेबरिंग सेल जो होता है, मतलब तुम्हारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं, ढेर सारे सेल हैं, ढेर सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं। तो कॉन्टैक्ट कैसे है? कॉन्टैक्ट आपस में कॉन्टैक्ट कैसे हैं सब लोग? तो वो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और उसमें पाया जाता है द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अगला है चैनल प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, चैनल प्रोटीन आयंस, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये पोलर मॉलिक्यूल सेल जो होता है, चैनल प्रोटीन जो होता है, चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। आपको मैंने दिखाया वाटर वगैरह कैसे जाएगा, तो इनसेल्युबल प्रोटीन इसको बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं इनसेल्युबल प्रोटीन और आयंस। उसके बाद कैटालाइसिस हो गया, सेल सिग्नलिंग, ये जो मैंने आपको ऊपर में बताया था कॉन्टैक्ट विथ नेबरिंग सेल, वही वाला थोड़ा अच्छा से यहाँ पर लिखा गया, सेल सिग्नलिंग, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, ठीक है, बिटवीन सेल बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन सभी के मदद से ये सेल सिग्नलिंग करता है। और ये एक 3D डायग्राम में देखो, ये ऊपर में जो है ग्लाइको प्लस प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन प्लस लिपिड है, यहाँ पे ग्लाइको लिपिड है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है, और इस तरीके से रहता है। ये पेरीफेरी वाला, ये जो ऊपर ऊपर देख रहे हो, ये पेरीफेरी प्रोटीन है, यारी कौन सा प्रोटीन, पेरीफेरी, और नीचे वाला इंटीग्रल प्रोटीन है। सबका मैंने लेवलिंग कर रखा है तो आप लोग दिक्कत आएगी नहीं। 3D पिक्चर है। और ये जो है चैनल वाला प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसको कहते हैं, ये एम्बेडेड होता है, देख लो, है ना। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। और ये लास्ट वाला लाइन देखो, टेक्निकली अगर अब देखा जाए, बाई यहाँ पे छूट गया है, ध्यान देना, टेक्निकली सेल मेम्ब्रेन जो है इज अ लिक्विड, ओके, एट द रूम टेम्परेचर। और ये जो है ना देखने में लिक्विड ही रहता है, रूम टेम्परेचर में अगर देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो एकदम लिक्विड की तरह दिखेगा, समझ रहे हो। और इट हैज़ अबाउट द सेम कंसिस्टेंसी एज अ वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल आप देखते हैं उसी की तरह आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख लेना, इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आई होप आप देख लिए होंगे, ठीक है। तो इसकी PDF मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है वो मैं देखना चाहता हूँ, हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कई बार क्या होता है दोस्तों, रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, आपस में बंद हो जाता है, दोबारा मैं इस वीडियो को मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया है। एक बार मैंने रिकॉर्ड किया था तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था, अभी रिकॉर्डिंग चूँकि हो रहा है, यहाँ पर रेड लाइट दिखा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।